सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 16, जिसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है उससे टीपो। ये ग्रुप पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ग्रुप 15 आप पढ़कर आ रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस उसी ग्रुप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 16 चालू करते हैं। कुछ बातें सिमिलर रहेंगी जो हम लोगों ने ग्रुप 15 का इंट्रोडक्शन जिस तरह से पढ़ा था, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये रहे इसके एलिमेंट्स। और अब बात करते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दैट इज NS2Np4, यानी कि इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, कोई भी हो। एटॉमिक साइज की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो बट ऑब्वियस की बात है ये इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है केस यहां पे भैया। ये मैंने बनाया है पीरियड 2, यहां से यहां जाने पर अभी डिस्कस किया था ग्रुप 15 में कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इस तरह से इंक्रीज होगी। ठीक है, बट देर इज द एक्सेप्शनल केस इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, चूंकि नाइट्रोजन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए ऑक्सीजन पहले आएगा, बाद में नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। तो ये एक्सेप्शनल केस याद रखना कि पूरा का पूरा ग्रुप 16 इस चीज से सफर करता है कि ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 15। बाकी डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें, हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रुप 15 के केस में शायद आपको नहीं बताई थी, क्योंकि वहां पे ये कंसेप्ट लगाना बेवकूफी है। 2p3 ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। भाई नाइट्रोजन क्या है, 2s2 2p3, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन कतई नहीं करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? वो ऑलरेडी हाफ व्हील स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्यों अपना अनस्टेबिलिटी में जाना चाहेगा? Therefore, if you want to give या add electron on nitrogen, you have to supply the energy. That means the electron gain enthalpy in the case of nitrogen or group 15 can be regarded as positive or zero. Okay? But electron gain enthalpy in case of group 16 elements वो तो लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग स्टेबल नहीं है। भाई देखो NH2Np4, ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुल फिल्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड किया जा सकता है, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तभी तो देखो O के ऊपर 2 माइनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो एटॉमिक साइज के कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करते हैं या रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल आल्सो इंक्रीज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज। अब यहां पर एक एक्सेप्शनल केस आता है जो आपको याद रखना है। देखो बच्चों, आप सोचोगे, मैंने वहां पर लिखा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। अच्छा, कई बच्चों को अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब आता है, आई का उल्टा, आई क्या था? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को हटाना, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको आई कहते हैं। अब उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो जब आउटर मोस्ट शेल एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा न्यूक्लियर पुल उतना अच्छा होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो उतना तेज एसोसिएशन होगा इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल में और उतनी तेज एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए आप ये सोच रहे होगे कि ऑक्सीजन के केस में चूंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैक्सिमम होगी और नीचे जाते हुए वो डिक्रीज करेगी, जैसा मैंने यहां पर लिखा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन एक्सेप्शनल केस ये कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि O की S से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, S की O से ज्यादा होती है। Why? Because of unexpectedly small size, very small size।
वेरी स्मॉल साइज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपल्जन महसूस करता है। भाई खुद सोचो, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये रहा सल्फर, ठीक बच्चों, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेगा तो आसानी से कहां बैठेगा, द ईज विद विच द एटम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन बैठ पा रहा है, कहां पे बैठ पा रहा है, सल्फर पे आसानी से बैठेगा। ये इलेक्ट्रॉन आएगा सटाक करके चिपक जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आने की कोशिश करेगा तो सटाक करके नहीं चिपकेगा, है ना। तो यहां पे इसको रिपल्जन महसूस होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन, क्राउडिंग होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन महसूस करेगा और आसानी से ऑक्सीजन के ऊपर नहीं बैठेगा, आसानी से नहीं बैठेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बैठेगा, आसानी से नहीं बैठेगा, जितनी आसानी से सल्फर में बैठ जाएगा। तो जितनी आसानी से सल्फर पे बैठेगा, भाई देख 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 देख, ऐसा है कि ये ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आया, आई रिपल्जन लग गया, ये इलेक्ट्रॉन आया, आई रिपल्जन लग गया, फिर आया 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 बैठ गया। सल्फर के केस में एटॉमिक साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी फैली हुई है, इलेक्ट्रॉन आया, सट करके बैठ गया और सट करते हुए एनर्जी रिलीज हुई। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन हैज वेरी स्मॉल साइज, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस अ रिपल्जन, अ फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्लियर? ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, जैसे हम लोगों ने ग्रुप 15 में करी थी, इट विल ऑल्सो increase across the period and it will decrease on moving down the group and you will not find any exceptional case over here। ठीक है बच्चों, तो ये एक जनरल आउटलुक था, एक जनरल इंट्रोडक्शन था ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए। इसको फटाफट नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो जैसे हम लोगों ने ग्रुप 15 में बीच में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ग्रुप 16 में भी उनको कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स लगभग बराबर होंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, SO2 रिड्यूसिंग है लेकिन TiO2 ऑक्सीडाइजिंग है। भाई उससे टीपो, तो ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर Se फिर Te, तो SO2 रिड्यूसिंग है और सेम ग्रुप का एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, TiO2 बना रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो ऐसा पूछ रहा है क्यों? तो इसका एक वन वर्ड आंसर है, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट समझते हैं क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्रुप 15 में समझा चुका हूं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है बाय +2, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो ग्रुप 16 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +6 है। वो +6 से जब नीचे जाएंगे तो +4 हो जाएगी। ऊपर वाले एलिमेंट्स +6 अच्छी शो करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स +4 शो करेंगे। SO2 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो X - 4 = 0, यानी कि +4 आ रही है, और वैसे ही Te की निकालो तो ये भी +4 आ रही है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग का मतलब है कोई भी चीज रिड्यूसिंग एजेंट तब कहलाती है जब वो ऑक्सीडेशन दिखा रही हो, ठीक है, और कोई भी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब कहलाती है जब वो रिडक्शन दिखा रही हो। रिडक्शन का मतलब होता है गेन इन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब हो गया गेन इन इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं पे ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, वो ये कहना चाह रहा है कि जो SO2 है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना चाहता है, उर्फ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भैया बिल्कुल बढ़ाना चाहेगा, क्यों नहीं बढ़ाना चाहेगा? सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उससे टीपो में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि +6।
तो इसलिए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, यानी कि वो रिडक्शन क्यों दिखा रहा है, यानी कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज क्यों करना चाह रहा है, यानी कि TeO2 स्टेबल क्यों है, क्योंकि भैया डाउन दी ग्रुप जब आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाती है। तो अगर तुम ये सोचो कि Te की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो भैया गलत है, वो +6 नहीं बल्कि वो +4 में ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि TeO2 ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए जो Te वाला एलिमेंट है वो +6 नहीं दिखाना चाहेगा, वो +4 ही दिखाना चाहेगा, यानी कि इट विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात बराबर है, समझ में आ गई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पर बेस्ड इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक गैस वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज S8। वो इसलिए, पहले हम बात करते हैं कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और जिसमें ऑक्सीजन O2 है और सल्फर S8 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। p का मतलब है ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी को या अपनी ऑक्टेट को स्टेबल बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं, जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो वो फिर अपना डबल बॉन्ड भी बना लेता है। तो इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं p मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि एक का p ऑर्बिटल दूसरे का p ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्ड को जन्म दे रहे हैं। तो p ओवरलैप सिर्फ सेकेंड ग्रुप के पीरियड ही अच्छे से शो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन आपस में शो करके नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या फॉस्फोरस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग p मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर सकते। कौन? फॉस्फोरस। उसी तरीके से सल्फर भी p मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके फिर आउटर मोस्ट शेल में डी सब शेल आ जाता है। तो सिंस सल्फर डज नॉट फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट एज S8 एंड दिस एग्जिस्ट एज O2। साथ में ये गैसियस स्टेट में क्यों है? क्योंकि यहां पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से O2 एग्जिस्ट एज गैस, बाकी ये सॉलिड के रूप में है। S8 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह बनता है। ये इट इज अ पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये S8 का स्ट्रक्चर है, O2 के कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं। तो मेन रीजन समझ में आ गया, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो गैसियस है। साथ में O2 क्यों है? p मल्टीपल बॉन्ड सल्फर में नहीं है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इससे हम एक चीज ये भी पकड़ सकते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में जैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी को नापा था, यहां पर भी नाप लेते हैं। अब आप सोचोगे, आप क्या बिल्कुल सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सल्फर का वीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पढ़ा था नाइट्रोजन में, वही ऑक्सीजन में पढ़ रहे हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होंगे। जब O एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से ये लोग दूर दूर चले जाएंगे, इतना दूर दूर चले जाएंगे कि सल्फर से दूर दूर तो हो ही जाएंगे। सल्फर एक दूसरे के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं लगाते क्योंकि ये लोग ज्यादा पास नहीं होते हैं, ऑक्सीजन बहुत पास होता है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर आपस में ही रिपल्जन लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन भी बेकार हो जाती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा सल्फर दिखाता है। देखो ना यार, S8 एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज गुड इन सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि S बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है O बॉन्ड से। समझ में आ गया बात? क्यों स्ट्रॉन्ग है? O बॉन्ड क्यों वीक है? बिकॉज देयर इज
very large interelectronic repulsion between the two oxygen atoms due to the presence of the lone pair of electrons। ये सब बातें लिखते रहना है ना, मैं अब एक एक आंसर को यहां पे लिखूंगा तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर वन शॉट का मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट आते हैं, जिस तरह से हम लोग ने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 पढ़ा था, नाइट्रोजन NH3 PH3, उसी तरह हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो वो है एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर। तो जब डाउन दी ग्रुप आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सोच के देखा? देखो जब डाउन दी ग्रुप आएंगे तो H2O H2O HT HT इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होगी। तो H और TE का बॉन्ड लेंथ इतना है, H और O का बॉन्ड लेंथ इतना है, तो ये आसानी से टूटेगा और H प्लस को रिलीज करेगा, यानी कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो जल्दी से जल्दी H प्लस देता है वो ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। रिड्यूसिंग नेचर भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि कौन जल्दी H देता है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी डाउन द ग्रुप ही इंक्रीज करेगा, जैसे हम लोगों ने ग्रुप 15 में पढ़ा था, क्योंकि H जल्दी टूट रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है H और TE या H और O या H और किसी एलिमेंट के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात हो रही है। तो ऊपर यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नीचे जाते हुए बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है। क्योंकि हमेशा याद रखना बॉन्ड लेंथ BL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, फिर से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। देखो बच्चों, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इन सब हाइड्राइड्स का वो ये होगा, टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या बेंड शेप या वी शेप। तो इसमें जो पानी के एंगल आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, लगभग 104 डिग्री होता है, फिर जब नीचे आएंगे तो 90 के करीब आएगा ये। फिर वही रीजन है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। भाई जब डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। बड़े अच्छे से ये चीज आपको लिखवाई थी, समझाई थी ग्रुप 15 में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती रहेगी तो उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो सेंट्रल मेटल एटम के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी। तो जब सेंट्रल एटम के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो रिपल्जन ज्यादा नहीं होगा, और रिपल्जन ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल कम होगा। ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके, तो आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो रिपल्जन ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करता है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल केस भी आता है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है? वो ये है H2O को लेकर। वैसे अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखें तो डाउन द ग्रुप ही इंक्रीज हो रहा है, यानी कि H2S, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE, लेकिन फिर सबसे ज्यादा है H2O का। H2O एकदम अजीब सा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि NH3 भी तो दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इन तीनों में तो लग रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाउन द ग्रुप जब जा रहे हो तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन H2O के अंदर क्या लगता है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H2O दूसरे H2O से इस तरह से जुड़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह। तो बच्चों ये रहा एक ओवरऑल ओवरव्यू, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप 16 एनसीईआरटी। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाई डज O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो बच्चों, O3 जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। आपने उसको हीट दी नहीं कि वो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये जिसके साथ रिएक्ट करेगा उस पर्टिकुलर चीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे यहां पे I- यानी कि आयोडाइड आयन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू I2, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। सो मतलब क्या हुआ कि इसके आ जाने से, इसके रिएक्ट होने से ये पर्टिकुलर चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। भाई देखा जाए तो अभी हम लोगों ने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में कहानी पढ़ी, तो उसमें ये देखा था कि H2O इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखलाता है। तो होगा क्या
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और जब वो पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पे आंसर देना है। अब H2S H2S के बीच में तो किसी भी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वेंडर वॉल को अगर छोड़ दें तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह तो नहीं है ना, वहां पे कुछ लोचा नहीं है, तो वो दूर दूर होंगे, और अगर दूर दूर होंगे यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2। SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाने जाओगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो SO2 का मॉलिक्यूल आप ऐसे बना लो, या आप SO2 का मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बना लो। अगर आप ऐसा बनाते हो तो बेटा यहां पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से ऐसे भी बनाया जा सकता है स्ट्रक्चर, और चूंकि रेजोनेंस होता है तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा तो उसमें हम ये दिखलाएंगे कि देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ दी SO बॉन्ड्स। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आर द 2 SO बॉन्ड्स आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। व्हाई? द रीजन इज दिस, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड ये बताता है कि दोनों के बीच में इक्वल बॉन्ड लेंथ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब वो कह रहा है नेचर बताओ दोनों SO बॉन्ड्स का। तो बेटा देखो, जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आप पाएंगे 3s2 3p4। क्या पाएंगे? 3s2 3p4। ओवरलैपिंग तभी होती है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, ठीक है। और मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने के लिए हमें यहां पे वेकेंट d ऑर्बिटल बनाना ही पड़ेगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहां गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहां गया। अब ऑक्सीजन के साथ इसको ओवरलैपिंग करनी है। ऑक्सीजन के साथ क्या करनी है? ओवरलैपिंग करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पर आ जाएगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये लोन पेयर को दर्शा रहा है। अब एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हैं, तो एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक पाई बॉन्ड बना लेगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2p4 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2p4 होता है। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन आया, उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर पाई बॉन्ड बनाया, फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। तो बेटा अगर हम नेचर की बात करें तो एक ऑक्सीजन p पाई मल्टीपल बॉन्ड शो कर रहा है, ऑक्सीजन का p और इसका p पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, वो बन रहा है ऑक्सीजन के p और सल्फर के d की वजह से, यानी कि यहां पर बन रहा है p पाई d पाई बॉन्ड। तो यहां पे कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स पूछा गया था, तो वन इज p पाई बॉन्ड एंड वन इज p पाई d पाई बॉन्ड, और दूसरा पार्ट इसका था आर द 2 SO बॉन्ड्स आर इक्वल, सो यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। आगे नेक्स्ट कम्स द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। बस इसके नाम याद रख लेना, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक को अल्फा भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी कहते हैं। रोम्बिक येलो कलर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2। हालांकि ये प्रॉपर्टी ज्यादा मैटर नहीं करती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होता है। ये टेम्परेचर पे ये दोनों फॉर्म स्टेबल होती हैं। एक्चुअली में जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो रोम्बिक सल्फर को हीट करने पर, कूल करने पर, हीट करने पर, कूल करने पर ही मिलता है। तो 369 केल्विन के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर 369 केल्विन से नीचे आ गया तो मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर पे कन्वर्ट हो जाएगा। और 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर है, माने दोनों के दोनों फॉर्म इस टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिस पेज पे ये चीज समझाई गई है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका आंसर बच्चों याद रखना कि सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिस्ट एज S2। लिख देता हूं मैं, सल्फर इन वेपर फेज
एग्जिस्ट एज S2 और यही वो फॉर्म है जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है। एक्चुअली में MOT की बात माने, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन के ही नीचे सल्फर होता है S2। तो ये कहा गया है, ये माना गया है कि इसके जो पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक का दर्जा शो करता है। कौन? S2। तो इसका कंप्लीट आंसर होगा कि सल्फर इन द वेपर फेस एग्जिस्ट एज S2 एंड जस्ट लाइक O2, S2 will also exhibit the unpaired electrons in its anti-bonding molecular orbital. That's why it is paramagnetic in nature. अब तुम लोग अगर ये बात भूल गए हो तो वो याद करो वो लम्हे जब आप लोग ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल का MOT बनाते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ऐसे कर करके जब लास्ट में ऊपर पाई स्टार वाला आता था तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते थे, यानी कि अनपेयर्ड होता था, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर होता था। तो वही काम S2 में भी होगा क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में है और ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर है। अब S2 के लिए MOT तो बताई नहीं गई है, लेकिन उसके आधार पे हम आंसर दे सकते हैं। किसके आधार पे? इन रेफरेंस टू O2। तो एनसीईआरटी का ये कंप्लीट एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर भी यही लिखा है एज इट इज। आई होप आपको समझ में आता। नेक्स्ट अगेन एन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कह रहा है नोइंग दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ O2O माइनस, मतलब जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 किलो जूल पर मोल है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में ही आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी बताता है। पता है जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरा क्षण देखो जब O से O2 माइनस जाता है तो ये +702 किलो जूल पर मोल शो कर रहा है। तो पहले तो इस रणनीति को समझो, इस क्वेश्चन को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है कि O ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो गया और इसका जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है। लेकिन यही आपने जब O माइनस में जब एक इलेक्ट्रॉन और डाला तो वो O2 माइनस में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर आ रहा है वो एक एनायन है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल मारता है और इलेक्ट्रॉन को एंटर करने से रोक देता है। तब आप एनर्जी देते हो ताकि इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में बैठ सके। इसीलिए O से O2 माइनस को बनाने के लिए +702 किलो जूल पर मोल खर्च हो रही है। यहीं पे आपने कंसेप्ट सुना होगा कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है भाई, ये हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला एनायन बनने के बाद, दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल चुके होगे तो कोई भी एलिमेंट एनायन के रूप में आ चुका होगा, और फिर जब तुम उसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो उसका नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल मारेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस पर बैठेगा नहीं। फिर आप एनर्जी देते हो, तो वो जब एनर्जी देते हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता। चलिए, ये तो इन दो वैल्यूज का मतलब समझे। अब आइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। नोइंग दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ दिस इज दिस, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स हैविंग O2 माइनस स्पीसीज एंड नॉट O माइनस स्पीसीज। तो कह रहा है कि जबकि ये स्टेबल है भाई, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें ऑक्सीजन O2 माइनस होता है, O माइनस नहीं होता? ये क्या कारण है? तो भैया ऐसा है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड
हैविंग ऑक्साइड्स, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। जो मेजर फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करती है दैट इज द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? जब पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन आपस में आकर मिलते हैं, जैसे Na+ और Cl- आपस में आकर मिलेगा, जुड़ेगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज द लैटिस एंथैल्पी। तो वो लैटिस एंथैल्पी कितनी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, इसको डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी ज्यादा से ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो रही है, दैट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो ऑक्साइड्स के केस हो चाहे कोई भी केस हो, लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस पर्टिकुलर कैटायन और एनायन के बीच में। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ पहले O- आया, फिर Mg2+ के पास O2- आया, तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कब बनेगा? जब Mg2+ O2- को कैच करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई वी फॉर्म MgO। तो चूंकि O2- पे चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब इस पर रिलेटेड जो भी ऑक्साइड्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो ज्यादा स्टेबल होंगे और ये ज्यादा फॉर्म होगा। जहां की O- चूंकि लेस चार्ज है उतनी लैटिस एंथैल्पी रिलीज नहीं कर पाएगा, इसलिए इससे रिलेटेड ऑक्साइड्स कम है या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SF4 तो बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब H2O के साथ रिएक्शन दिखा लेता है, लेकिन SF6 आसानी से नहीं हो पाता। तो पहले हमको जानना होगा SF4 और SF6 का स्ट्रक्चर। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जिसमें कि 4 तो फ्लोरीन को चले गए और 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर कभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बनाना हो तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाना। ये इक्वेटोरियल होती है, ये एक्सेल होती है, ये एक्सेल होती है, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। तो ये बनता है सीसॉ शेप। SF4 का सीसॉ शेप होता है और SF6 का ऑक्टाहेड्रल, हर तरफ से सल्फर घिरा हुआ है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब चूंकि यहां पर सल्फर स्टीरिकली हिंडर्ड है, हर तरफ से फ्लोरीन सल्फर को कवर करे बैठा है, तो H2O का अटैक पॉसिबल नहीं है। H2O अगर यहां पे अटैक करना चाहे तो कहां अटैक करेगा? कहीं खाली जगह दिखी नहीं रही, फ्लोरीन इसको रिपेल मारेगा, स्टीरिकली हिंडर्ड। लेकिन यहां पर तुम देख रहे हो एक जगह यहां खाली है जहां से H2O घुस सकता है, इसलिए ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। था ना सिंपल? ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में ये 4 एसिड्स याद रखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह, हर इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज में यूज होती है, वाइडली यूज होती है। इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आती है और बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। +2 + x -8 = 0, x = +6। तो याद रखना सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, +7 +8 मत निकाल लेना। अब जैसे आता है कि कैरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहां पर निकालोगे तो पता चलेगा H2 यानी कि +2 + x -10 = 0, तो x = +8। तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जब H2SO5 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा कि OO परऑक्साइड लिंकेज है, -1 -1, इसलिए यहां पे सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। सिमिलरली बेटा मार्शल्स एसिड H2S2O8, इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज होता है, -1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लास्ट वन इज ओलियम H2S2O7। तो इनके स्ट्रक्चर्स या सल्फर पर बेसिक की ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इजी है, सिंपल है, फैक्चुअल है। ठीक है बच्चों। नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रुप 17। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इसमें अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो बताओ, एस्टेटिन तो भैया रेडियो एक्टिव के अंदर आ गया। आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड,
और ये दोनों गैस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, NS2Np5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए बच्चों इनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई दे हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज दे जस्ट नीड अ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। समझे बच्चों? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं धड़ाके से एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दे हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज दे जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। फ्लोरीन क्लोरीन से रिलेटेड वही बात रहेगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिलेटेड वही बात रहेगी कि जब डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। ये अभी हम लोगों ने ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में जो देखा था सेम वही रहेगा। और बच्चों मैं एक बात बता दूं कि नाइट्रोजन के लिए जो हम लोगों ने एनोमलस बिहेवियर पढ़ा था कि उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और वेकेंट डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो वहीं सेम चीज लागू होगी when it comes to the first element of group 16 that is the oxygen, and same thing यहीं पे लागू होगी फ्लोरीन के लिए। तो कोई पूछे कि यार फ्लोरीन अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो क्या कहेंगे? हाँ भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट डज नॉट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो बट ऑब्वियस की बात, और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। सेम वी हैव स्टडीड इन द केस फॉर द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू। तो आफ्टर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, which will have the more electron gain enthalpy, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे तो घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम लोगों ने जैसा ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, वही एक्सेप्शनल केस फ्लोरीन और क्लोरीन में भी पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या होगा कि फ्लोरीन का एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉल साइज होगा, और स्मॉल साइज में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा में ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पर नहीं आ सकता, लेकिन हां एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके आउटर मोस्ट शेल में आराम से बैठ सकता है। सो द थिंग इज द ease with which the electron can enter the outermost shell is defined as its electron affinity। और जब वो इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कितनी आसानी से कोई एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बैठ पा रहा है वो मेजर कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो मैक्सिमम होगी फ्लोरीन के लिए कि क्लोरीन के लिए? एक्सेप्शनल केस है बच्चों, क्लोरीन के लिए होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के केस में आसानी से बैठ नहीं पा रहा, इट इज हैविंग द रिपल्शन, क्योंकि छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको घेर कर बैठे हैं। भाई क्लोरीन के केस में भी तो वही 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के केस में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के केस में जो जगह है वो बहुत बड़ी है, साइज जो है वो बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बैठ सकता है, लेकिन फ्लोरीन में नहीं बैठ सकता। इसलिए बच्चों याद रखना क्लोरीन की मैक्सिमम होगी फ्लोरीन से। Why? बिकॉज फ्लोरीन का स्मॉल साइज है। यही केस बेटा हम लोगों ने ऑक्सीजन और सल्फर के केस के लिए भी पढ़ा था। नेक्स्ट, विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो बेटा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो है जो रिडक्शन दिखाए। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है हमारा। तो आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है? आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है क्लोरीन। तो आप सोचोगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन का होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन, लेकिन यह आंसर गलत हो जाएगा। अब सुनो क्यों सुनो, परेशान ना हो, ये ना अपना दिमाग ना पटकने बैठ जाओ। ऐसा है कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बच्चों 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है,
सबसे पहली बात कि उस एलिमेंट की लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होनी चाहिए। तीसरी बात, उसकी हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होनी चाहिए। ठीक है, अब बड़े गौर से मेरी बात को समझिएगा। लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका होगा, F2 का कि Cl2 का? तो ये रहा फ्लोरीन और ये रहा क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज चूंकि बहुत छोटा है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो दो फ्लोरीन एक दूसरे के आपस में एकदम पास पास चिपके होंगे, जिसकी वजह से द फ्लोरीन विल बी एक्सपीरियंसिंग दी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। ये चीज भी आप लोगों ने ऑक्सीजन के केस में पढ़ी थी, नाइट्रोजन के केस में पढ़ी थी। N2 में भी यही हालात था, ऑक्सीजन में भी यही हालात था, फ्लोरीन में भी यही हालात है कि भैया आप ये सोचेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा है या ऑक्सीजन का ज्यादा है या फ्लोरीन का ज्यादा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनोमेलिस बिहेवियर शो करेंगे। क्यों एनोमेलिस बिहेवियर शो करेंगे? क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज से क्या होगा? अरे भाई बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो ये जो लोन पेयर बैठे हैं क्या जीने देंगे? भाई VSEPR थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल मारता है, तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिटवीन दीज टू फ्लोरीन एटम्स, जिसकी वजह से ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन से बड़ा हो जाएगा। तो अब क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होता है, लेकिन लो किसका होगा? फ्लोरीन का। मैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर लिख दूं, Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन आएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है। तो बेटा एक फैक्टर में तो फ्लोरीन जीत गया। उसने कहा कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर शो करना है तो उसके लिए आपके पास लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होना चाहिए। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका है? फ्लोरीन का। हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि वो किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। चलिए ठीक है, अब एक में ये जीत रहा है, एक में कह रहा है फ्लोरीन जिंदाबाद, एक में कह रहा है क्लोरीन जिंदाबाद। So the deciding factor is the hydration enthalpy. Now let me tell you students that hydration enthalpy is directly proportional to charge density. And what is charge density? It's charge upon size. तो बच्चों ऐसा है कि साइज जिसका जितना छोटा होगा, भाई देखो चार्ज तो दोनों में बराबर होता है ना, ये भी S माइनस और Cl माइनस, दोनों में -1 का चार्ज होता है, लेकिन साइज जिसका छोटा होगा उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा। एंड आप जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? F माइनस का। So these two factors are supporting that oxidizing property किसका अच्छा होना चाहिए ज्यादा? फ्लोरीन का। तो ऑल्दो मैं ये खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन भी यही मानता है कि दो क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, yet fluorine is having the highest, fluorine is regarded as the strongest oxidizing agent. Why? Explain. ये पूरा क्वेश्चन है, NCERT में है, चाहो तो जाकर देख लेना। तो हम लोग लिखेंगे कि माना yet we know that the chlorine is having the highest electron gain enthalpy, but fluorine due to its low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy will be regarded as the strongest oxidizing agent. तो जहां पे आपने ये दो कीवर्ड्स लिखे, तक से आपको एक नंबर अपने पॉकेट में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप लोग ये सब नोट कर लेना भैया, है ना। Why halogens are colored? तो why halogens are colored के लिए मुझे थोड़ी सी चाहिए जगह, आप जब तक इतना नोट कर लीजिए। Why halogens are colored? अच्छा, बच्चों को इसका आंसर लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर का आंसर लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन नोट करने से पहले जरा समझ लो, देखो कलर का कंसेप्ट क्या है। कलर का कंसेप्ट ऐसा है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो हम जब एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो कलर शो करने के लायक होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
because of the presence of unpaired electron we can able to see the color. अब कलर को एक्साइट करने के लिए भैया सबकी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक साइज होती है, जिसके हिसाब से आयनाइजेशन थेरेपी भी सबकी डिफरेंट होगी। फ्लोरीन की बात करें सबसे छोटा एटॉमिक साइज है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। तो जिस लेवल की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एक परफेक्ट क्वांटा के बेस्ड पर होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे अगर आते हैं, थोड़ा सा आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। उसने कहा था E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब आप किसी को भी एनर्जी दे रहे हो तो उससे एसोसिएटेड उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर उससे रिलेटेड उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो उस पर कुछ ना कुछ तो कलर होएगा ही। फ्लोरीन पर तुमने एक्साइटेशन, उसके जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी डाली, तो उसको एक्साइट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, यानी कि उससे एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। विबग्योर की अगर हम बात करें, जो विजिबल रीजन है जो हमको दिखता है, तो डाउन दी जब हम जाते हैं विबग्योर में तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की होती है। यानी कि अगर आप फ्लोरीन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो किससे एसोसिएटेड होगी? विजिबल रीजन के वॉयलेट कलर से। इतनी बात समझ में आई? अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ परसेंटेज वो ट्रांसमिट भी करेगा, और जब वो चीज ट्रांसमिट करेगा, एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, उससे एसोसिएटेड जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो कलर हमें दिखाई देता है। ऑलवेज रिमेंबर कि कलर हमें क्यों दिखाई देता है? कलर हमें इसलिए दिखाई देता है कि जब आप एक एनर्जी देते हैं किसी भी एटम को, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए जितनी मतलब भर की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी एनर्जी को वो ट्रांसमिट कर देता है बाहर। अब वो जो ट्रांसमिट करी वो हमको दिखाई दी, और वो जो ट्रांसमिट होती हुई कलर जो होती है, जो ट्रांसमिशन लाइट का जो कलर होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है एब्जॉर्ब्ड वाले का। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? उसके लिए ये आप ये गोला बना लो, जैसे वायलेट लाइट इसने एब्जॉर्ब करी, किसने एब्जॉर्ब करी बेटा? फ्लोरीन ने, क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम एनर्जी थी। तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया येलो, तो वो आपको येलो कलर का दिखाई देगा। इसीलिए फ्लोरीन का कलर पेल येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, फिर रेडिश ब्राउन, और आयोडीन का डीप वायलेट। आयोडीन का डीप वॉयलेट क्यों? क्योंकि देखो वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कौन? आयोडीन। आयोडीन क्या कर रहा होगा? येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्योंकि देखो डाउन दी ग्रुप जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन थेरेपी घटेगी, यानी कि कम से कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अब कम से कम एनर्जी अगर वो ले रहा है, यानी कि कम से कम फ्रीक्वेंसी वो ले रहा है, और कम से कम फ्रीक्वेंसी नीचे जाते हुए कम हो रही है, यानी कि येलो को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। येलो को ऑब्जर्व कर रहा है तो बाकी वो ट्रांसमिट कर रहा है, और ट्रांसमिटेड कलर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। किसका? एब्जॉर्ब वाले का। अब अगर वो एब्जॉर्ब येलो कर रहा है तो हमें वॉयलेट दिखेगा, अगर हमें वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा वो तो येलो दिखाई देगा। तो ये कलर्स याद कर लीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। ठीक है, अब एक बार एक नजर मारते हैं। आंसर इस तरह से लिखेंगे, कलर इज ड्यू टू द रीजन दैट देयर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट इन द विजिबल रीजन, as a result of which their electrons gets excited to the higher energy levels while the remaining light is transmitted. The color of the halogens is actually the color of this transmitted light, and the transmitted light का जो कलर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है एब्जॉर्ब वाले का। ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया, आप लिख लेना। तो जैसे F2 एब्जॉर्ब्स वॉयलेट लाइट, क्यों? क्योंकि उसकी हायर आयनाइजेशन थेरेपी होती है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इट अपीयर्स पेल येलो इन कलर। क्लियर होती है बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके हेलोजन्स पर बेस्ड कैसे आ सकते हैं? तो ये मैंने हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन लिखा है। बच्चों याद करो, NH3, PH3 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 पर जो बातें पढ़ी थी वही बातें हम लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 के लिए पढ़ी, और वही बातें हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन्स के लिए पढ़ेंगे। तो देखो ऐसा है, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट आर द हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। वैसे बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है।
तो HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की कि HF की? तो बट ऑब्वियस की बात है, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। देखिए HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HF की छोटी है, तो ये आसानी से टूटेगा। अगर ये आसानी से टूटेगा तो ये H+ जल्दी देगा। इसका ये मतलब है कि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी HI की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर रहा है, और रिड्यूसिंग करेक्टर इसी बात पे डिपेंड करता है कि किसी से हाइड्रोजन कितनी जल्दी रिलीज हो सकता है। कमिंग ऑन टू द थर्मल स्टेबिलिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो फिर से वो HI का सबसे बेकार होगा क्योंकि वो आसानी से टूट रहा है। HF का थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा HF वाले केस को छोड़ दें तो HCl से HI डाउन द ग्रुप आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। वही सेम लॉजिक के हिसाब से कि इनके अंदर वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे जो कि डाउन द ग्रुप, चूंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा। लेकिन HF का इन सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि HI से भी आगे होगा HF। क्यों? क्योंकि HF के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आई होप ये आपको चारों पॉइंट पहले भी क्लियर थे, आपने नोट्स बनाए हुए हैं और अब भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन एग्जिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज द अदर हैलोजेंस एग्जिबिट +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो एक्सप्लेन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, बाकी सारे हैलोजेंस तो +1, +3, +5, +7 शो करते हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो बच्चों देखो ऐसा है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो सर बाकी हैलोजेंस में भी है। अरे भाई फ्लोरीन जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है। सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई पूरे पीरियोडिक टेबल में है तो वो फ्लोरीन है। यानी कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना, बॉन्ड बनाने के बाद फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो करता है क्योंकि वो हमेशा लेना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो -1 वो कभी भी दे नहीं सकता। तो पॉजिटिव में तो बेटा सवाल ही नहीं उठता, पॉजिटिव में सवाल ही नहीं उठता कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। लेकिन फिर भी बच्चों एक एक्सेप्शनल केस यहां पर याद रखेंगे, दैट इज दी हाइपोफ्लोरस एसिड। नाम क्या है? हाइपोफ्लोरस एसिड। ये जो HOF है इसमें फ्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बाकी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें फ्लोरीन का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सिवाय हाइपोफ्लोरस एसिड को छोड़कर। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, among the following which one is having the plus oxidation state in fluorine? तो HOF। अच्छा, HOF is highly unstable, इसीलिए ज्यादा बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो यार +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करना मुमकिन नहीं है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो? इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है और ये सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर पे ही पाया जाता है, वेरी कोल्ड टेम्परेचर पे, और ये तुरंत टूट जाएगा। अगर मान लो वो कोल्ड कंडीशन से नहीं मिली तो तुरंत टूट जाएगा HF+F2 में। देखो भाई ऐसा है कि HOF में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये +1 है, ये -2 होती है ऑक्सीजन की और ये X होती है। तो देखो X = +1 आएगा ही आएगा और कोई चारा नहीं है, ये हमेशा +1 शो करेगा ही जब ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन जब तक -1 शो नहीं करते जब तक परऑक्साइड ना हो, वरना हमेशा -2 ही शो करते हैं। तो ले देखा अगर हम फ्लोरीन की X करके निकालें तो वो +1 ही आ रही है। बाकी सारे हैलोजेंस जो हैं +1, +3, +5, +7 शो कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा नीचे जब जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना, तो वो तो शो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं शो करेगा। लेकिन ये किस पे शो करता है एक्सेप्शनल केस के तौर पे? HOF में। लेकिन वो भी बहुत अनस्टेबल होता है, ये तभी प्राप्त होगा जब आप वेरी कोल्ड टेम्परेचर रखेंगे, अदरवाइज ये भी नहीं प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अगर मैं HOF के बारे में बात कर रहा हूं तो लगे हाथ में आपको एक हाइपोहेलस एसिड की बात कर ही लूं। जैसे अब HOF तो देखो नहीं बनता, लेकिन हाँ अब तुम्हारा अब HOCl की बात करें
तुम्हारा फिर HOBr की बात करें, फिर तुम्हारा HOI की बात करें, तो ये सारे बनते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। विच इज मोस्ट एसिडिक इन दी हाइपोहेलस एसिड्स, HOCl, HOBr की HI। तो देखो सब में कॉमन है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सुनते रहना गौर से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे हेलोजन से ज्यादा होती है। यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से ले रहा है, यहां से भी ले रहा है, यहां से भी ले रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। तो फिर अब कैसे डिसाइड करें? हम लोग यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इस टर्म्स पे डिसाइड करेंगे कि HO बॉन्ड कहां पे वीक हो रहा है। जहां पे OH बॉन्ड वीक हो जाएगा वो जल्दी टूट जाएगा, और अगर जल्दी टूट जाएगा तो यानी कि वो ज्यादा एसिडिक है। अच्छा भाई, तो ऐसा है कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर हमारा क्लोरीन है। और I की बात करें तो ये हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि O इस केस में Cl से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ले पा रहा जितनी I से ले पा रहा है। बात समझ में आई? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली I के, तो ऑक्सीजन क्लोरीन से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ले पा रहा होगा जितनी I से ले पा रहा होगा, I से ज्यादा ले रहा है। तो O HOCl के केस में क्या करेगा? O H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, पगला जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से OH बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। यानी कि हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ हाइपोहेलस एसिड में HOCl सबसे ज्यादा होता है, फिर HOBr होता है, और फिर HOI होता है। फिर भी अगर आप इसका रिटन आंसर चाहते हैं तो अभी वेट करिए, मैं आपको इसको लिख कर देता हूं। यहां पर मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हैं NCERT से, आपको ये लिखनी है और इसको याद करनी है। इसमें मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये 5th वाली, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, पहले ये रिएक्शन याद कर लो कि Fe+2HCl gives FeCl2+H2। अब NCERT का क्वेश्चन ये कह रहा है कि FeCl3 क्यों नहीं बना, FeCl2 क्यों बना? तो देखो भाई ऐसा है कि पहले जब FeCl2 बनेगा तो FeCl2 ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो FeCl3 बनाएगा। भाई FeCl2 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और FeCl3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है वो इसके सरफेस पे आकर चिपक जाती है। जब चिपक जाएगी तो ऑक्सीडेशन करने से इसको रोक देती है। इसलिए जब हम दोनों की रिएक्शन करते हैं तो पहले FeCl2 बनता है और यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है, बिकॉज द हाइड्रोजन गैस विच हैज बीन लिबरेटेड वो इसके ऊपर आकर चिपक जाएगी और इसका ऑक्सीडेशन यहां से यहां आने पे रोक देगी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, रिएक्शन भी बढ़िया है, आ सकती है। ये जो 2 मैंने रिएक्शंस लिखी हैं ये बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की हैं। तो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की रिएक्शन बताओ, वो आपको ये 2 दे देगा और कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग, बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है, या K1O4+HCl दे देगा, बताओ ये क्या बन रहा है। तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है कि एक बार Cl के साथ रिएक्शन करेगा KCl देगा, MnHCl के साथ रिएक्शन करेगा MnCl2 देगा, फिर H2O याद कर लो और Cl2 तो निकलना ही निकलना है। तो भाई देखो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन तो ऐसे ही होती है ना, ऑर्गेनिक की होती तो बात होती थी मैकेनिज्म की। तो भैया मेरी नजर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Cl2 प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, Cl2 प्लस हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। बेटा बैलेंसिंग जरूर करके आना, रट के जाना, बैलेंसिंग पक्का आएगी। तो इन दोनों में जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं दैट इज NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। अगर कोल्ड है और डाइल्यूट है यानी कि कम है तो NaOCl या NaClO मिलेगा, और अगर हॉट है और कंसंट्रेटेड है, ज्यादा है तो O3 मिलेगा। तो NaClO3 हॉट में मिलता है, कोल्ड में NaClO या NaOCl मिलता है। तो ये 5 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। दैट हाइड्राइड्स पोर्शन हो गया, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर क्वेश्चन हो गया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से HOF मिला, तो हमने तुमको बता दिया कि हाइपोहेलस एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। अब मैं तुम्हें ऐसा करता हूं, इसका आंसर लिखवा देता हूं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। तो जैसे जैसे Cl, Br, I डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। क्यों? Oxygen is more electronegative than halogen, therefore it attracts the electrons of the oxygen-halogen bond toward itself. Now as the electronegativity of the halogen decreases from Cl to I, the shared pair of electrons of the oxygen-halogen bond moves closer and closer towards the oxygen atom.
Thus oxygen atom in HOCl has the lowest electron density. ये वाला O Cl से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले पाएगा क्योंकि Cl खुद अपने में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू इन तीनों में। तो देखो क्या कह रहा है, दस ऑक्सीजन एटम इन HOCl हैज अ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एज अ रिजल्ट OH बॉन्ड ब्रेक्स मोस्ट इजीली इन दी HOCl, क्योंकि यहां का ऑक्सीजन Cl सब ले नहीं पाएगा तो सारी की सारी खुन्नस H से निकालेगा कि तू मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाएगा और ये ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। बच्चों इसी तरीके से एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन है, वो क्या है चलिए देखते हैं इसको नोट करने पर। एसिडिक स्ट्रेंथ से बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन है? कौन है? राशि बहन? नहीं। तो देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है सेंट्रल एटम का वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये एक तरीके का देने का आंसर है, लेकिन इट इज नॉट द परफेक्ट रीजन। जैसे यहां पे अगर हम Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगी, यहां निकालोगे तो +5 आएगी, यहां पर +3 और यहां पे +1। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज, द एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो लेना चाहता है। लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट रीजन। परफेक्ट रीजन इज दिस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और वाइस वर्सा। देखो बच्चों कॉन्जुगेट बेस क्या होगा HClO4 का, इसमें से H+ हटा दो, HClO4 एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ जब इसमें से आप एक H+ हटा देंगे तो HClO4- बचेगा, ClO4-, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस O पर, ये अंदर की तरफ डीलोकलाइज करेगा और रेजोनेंस पैदा होगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा इसी में होगा और आप जानते हैं जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। भाई ClO3- में ये कहानी रहेगी, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसलिए ClO4- ज्यादा स्टेबल है, फिर ये, और अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो HClO4 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन ने Cl के वेकेंट ऑर्बिटल पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया है, तो यहां पर जो ये बॉन्ड बन रहा है, जो मैंने डॉटेड बॉन्ड्स दिखाए हैं, इट इज बेसिकली द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो रेजोनेंस के थ्रू होता है। और ये जो ऑक्सीजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है इसका नाम है p-d बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो बैक बॉन्डिंग तो हो ही रही है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से क्लोरीन के d ऑर्बिटल पे हो रही है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको p-d बैक बॉन्ड कहा गया है। तो इसका कंप्लीट आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट द स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और फिर ये डायग्राम बनाकर दिखाएंगे अच्छे से, और फिर हम लोग लिखेंगे कि दैट सिंस द ऑक्सीजन is donating its electron density to the chlorine and forming the p-d back bonding, which is maximum in the case of ClO4-, or we can say there, since there is a maximum delocalization in ClO4-, hence it is the strongest or it is the stable conjugate base or the anion, and hence its is acid like HClO4 वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कभी कभार बच्चों इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ, तो देखो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी इस 4 के केस में वो एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट उल्टी रहेगी। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि देखो ClO- यहां पे लीस्ट स्टेबल है और ClO4- यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये O2 को कम से कम, मतलब ये डिकम्पोज कम से कम होकर O2 को कम से कम देना चाहेगा, कम से कम इच्छुक है ये ऑक्सीजन को देने के, तो ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखलाएगा, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर एसिडिक स्ट्रेंथ के एकदम अपोजिट रहेगी, यानी कि HClO4 लीस्ट है, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HOCl, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी इसके पास रहेगी। आई होप आपको ये दो पोर्शन क्लियर रहे होंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर ऑर्डर याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर को लेकर ऑर्डर याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोर्ड्स के टर्म्स में आपसे रीजन पूछा जाता है, तो लिख देना यहीं पे बी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन जिसमें होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर होती है बात। नेक्स्ट आते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिल जाता है। अब जैसे एग्जांपल BrF5, ClF3, IF7, ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे इंटर हैलोजन है, क्योंकि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिल चुका है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ 1357 के फॉर्म में क्यों होते हैं। जैसे ClF3 देख रहे हो, BrF5 देख रहे हो, IF7 देख रहे हो, कभी आपने IF6 नहीं सुना होगा, कभी आपने ClF4 नहीं सुना होगा, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जैसे बच्चों यहां देखो, क्लोरीन यहां पर 3s2 3p5 होता है और इसके पास एक वेकेंट सबशेल 3d होती है। अभी इसके पास जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है विदाउट एनी एक्साइटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन वो 1 है, यानी कि ICl नाम का एक कंपाउंड बन सकता है। अब अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ जाएगा, तो एक एक्साइटेशन करने से टोटल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल गए 1 2 3। तो अब जो अगला कंपाउंड बनेगा वो लाइक ClF3 बनेगा। वो ClF2 बन ही नहीं सकता, क्योंकि जितने ज्यादा आपके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतनी ज्यादा कोवेलेंसी होगी, उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे और उस हिसाब से मॉलिक्यूल का फॉर्मूला डिसाइड होगा। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट किया तो ये इलेक्ट्रॉन उड़कर यहां चला गया, तो 1 2 3 4 5, तो अगला कंपाउंड BrF5 जैसा बनेगा। समझ लेना आप लोग। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, देखिए बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एक और एक्साइट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इवन नंबर्स में आ ही नहीं रही कहानी, सारी कहानी ऑड नंबर्स में आ रही है। क्यों? एक्साइटेशन करने पर उतने हाफ फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और उस हिसाब से कोवेलेंसी डिसाइड होती है। तो ये बात आपको सबसे पहली बात क्लियर होगी। ये इसका जनरल फॉर्मूला है x डैश, मतलब एक ये हेलोजन, x डैश मतलब दूसरा हेलोजन, और n मतलब वो 1 3 5 7 हो सकता है। नेक्स्ट, ये जनरली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हेलोजन्स। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं एनसीईआरटी का है कि ICl और Cl2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा सर ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, क्योंकि देखो Cl के अंदर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। भाई Cl के अंदर जो ओवरलैप होगा वो 3p ओवरलैप होगा, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन ICl के अंदर I के आउटर मोस्ट में 5p होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3p होता है, तो डिफरेंट एटॉमिक साइज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो जब डिफरेंट एटॉमिक साइज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं दैट रिजल्ट्स इनटू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो 5p 3p ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी 3p 3p है। तो 5p 3p को तोड़ना आसान होगा, 3p 3p को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए ये जल्दी टूटेंगे तो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये देर से टूटेंगे तो लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो दे आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों लिया? क्योंकि फ्लोरीन का बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से इनका लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। तो एक्सेप्ट F2 करके चल रहे हैं, सिंस दी x डैश यानी कि जो इंटर हेलोजन बॉन्ड जो होता है between the two dissimilar electronegative atom is weaker than the bond between two similar atoms, and this is on the basis of the effective overlapping. Similar orbitals के बीच में effective overlapping होगा तो देर से टूटेगा। बताइए बच्चों, मेरी बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ClF3 BrF5 इनका कुछ स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर बनाने का बड़ा आसान तरीका है। क्या तरीका है? चलिए आइए देखते हैं। क्लोरीन आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोरीन तुमको बनाने हैं, तो एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। अब एक और दो लोन पेयर बच रहे हैं, यानी कि टोटल 5 बॉन्ड्स हैं। 5 बॉन्ड्स का मतलब टीबीपी ज्योमेट्री है 1 2 3 4 5। टीबीपी ज्योमेट्री में कभी भी लोन पेयर आते हैं तो वो कहां पे ऑक्यूपाई होते हैं नहीं मालूम तो लिख लो, बेंड्स रूल के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कभी भी लोन पेयर आएगा तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा। इक्वेटोरियल पोजीशंस ये होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये होते हैं। तो एक लोन पेयर यहां आया, एक लोन पेयर यहां आया,
3 फ्लोरीन यहां आए, जिसकी वजह से इसकी शेप हो गई टी शेप। BrF5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Br 1 2 3 4 5 6 7 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर है, यानी कि फिर से TBP की कहानी बनने वाली है। तो Br 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया और 4 के 4 फ्लोरीन ऐसे आ गए, इसको बोलते हैं सीसॉ ज्योमेट्री। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटर हैलोजेंस की शेप बनाने के लिए तो हमेशा एक मूल मंत्र याद रखना, बेंट रूल, जो कि यह कहता है कि अगर आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो उस पर लीस्ट रिपल्जन लगेगा, एंड दैट इज आवर मोटो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रुप 18, जिसमें बहुत ही छोटा सा थ्योरी पोर्शन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को जान लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन इसमें रेडियो एक्टिव होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और शायद इसीलिए जेनॉन कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेता है, लाइक XeO3, XeF2, XeOF4 एक्सेट्रा। हालांकि नील बार्टलेट नाम का जो साइंटिस्ट है उसने पहली खोज करी थी Xe प्लस PTF6 माइनस कंपाउंड से। उसने ये देखा कि O2 प्लस PTF6 माइनस नाम का कंपाउंड बन सकता है या बनता है। अब O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1170 किलोजूल पर मोल, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है बीइंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो Xe से क्यों नहीं निकाला जा सकता? कहे को हम इसको बदनाम कर रहे हैं कि ये नोबल है। माना कि जेनॉन की 1175 है, लेकिन कुछ ही तो डिफरेंस है। जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कंपाउंड बन गया, और चूंकि इसका कंपाउंड बन गया तो फिर हम लोग जेनॉन से रिलेटेड खूब सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और जेनॉन ही पॉसिबल है, क्रिप्टन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा जेनॉन की है। रेडॉन की होती, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, अब उसके रिलेटेड कंपाउंड्स आप पढ़ ही नहीं सकते। अब बात आती है कि इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबल होते हैं यानी कि चूंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो किसी से बट ऑब्वियस की बात है रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर जेनॉन। तो जेनॉन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये CBSE IAC में आ चुकी है कि फ्लोरीन मतलब जेनॉन, XeF2, XeF4, ये जब कंपाउंड्स किसी फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जेनॉन वाला फ्लोरीन अपना एक दे देता है और ये वाला फ्लोरीन एक ले लेता है। तो XeF2 का बन गया XeF प्लस और PF5 का बन गया PF6 माइनस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं इनके हाइड्रोलिसिस पे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है बेटा ये, कि XeF2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, Xe प्लस HF प्लस O2। XeF6 का करेंगे तो क्या मिलेगा, XeO3 प्लस HF। अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स को मिला लो तो XeF4 का मिलेगा। देखना इन दोनों में Xe है, XeO3 है, दोनों में HF कॉमन है, फिर O2 है। तो इस तरह से आप याद कर लेना, प्लस इसके कुछ फिगर्स याद कर लेना। XeF2 इंपॉर्टेंट है, XeO3 इंपॉर्टेंट है। So here we conclude the P block elements of class 12 from group 15 to group 18. I hope आपको समझ में आया, पसंद आया। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड keep and stay tuned to Chemistry का सागर।